दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप सभी का मेरे चैनल ड्रामेटिक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अध्याय 15 से अध्याय 17 तक की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे नाट्य श्रृंखला की 7वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो में हमने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अध्याय 1 से अध्याय 14 तक की बात की है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 15वां अध्याय, वाचिक अभिनय। इस अध्याय में स्वर और व्यंजन बताए गए हैं। वाक्य को नाटक में सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ये वाचिक अभिनय संज्ञा, क्रिया, निपात, उपसर्ग, संधि या ज्ञान से संबंध रखता है। इस अध्याय में स्वर 14 प्रकार के बताए गए हैं और व्यंजन 33 प्रकार के बताए गए हैं। वाचिक अभिनय में वर्णों के 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं: छाती, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दांत, नासिका, होंठ और तालु। वर्णों के 8 उच्चारण स्थान के साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस उच्चारण स्थान से कौन सा स्वर निकलता है। तो ये था हमारा 15वां अध्याय। अब हम बात करते हैं 16वें अध्याय की। वाचिक अभिनय लक्षण, अलंकार और गुण। काव्य लक्षण। 36 लक्षण काव्य में होते हैं। इनका प्रयोग नाटक में अभिनय, काव्य में भाव और अर्थ के साथ रसों के अनुरूप करना चाहिए। विभूषण। अनेक गुणों तथा अलंकारों से अलंकृत होना। अक्षर सहित। कम अक्षरों में विचित्र वर्णन। शोभा। असिद्ध अर्थ को सिद्ध के समान चित्रित करना। अभिमान। अनेक वचनों युक्तियों से भी किसी बात का सिद्ध ना हो पाना। गुण कीर्तन। गुणों के विवरण में दोष का अकथन। प्रोत्साहन। औपमय युक्त उत्साहजनक वचन। उदाहरण। एक के उदाहरण से अनेक की सिद्धि। निरुक्त। तथ्य या तथ्य रहित का लक्षण। गुणानुवाद। हीन व्यक्ति को उत्तम से उपमा देकर उसके गुणों को बढ़ाकर बताना। अतिशय। उत्तम से बढ़कर कोई वैशिष्ट्य बताना। हेतु। बहुतों में से एक असाधारण कार्य का निर्णय। सारूप्य। परोक्ष सारूप्य को दिखाना। मिथ्याध्यवसाय। अपारमार्थिक तत्व से मिथ्या वस्तु का निर्णय। सिद्धि। बहुत सी प्रसिद्ध वस्तुओं के बीच एक अप्रसिद्ध का नाम लेना। पदोच्च। एकार्थनिष्ठ अनेक शब्दों से किसी वस्तु की प्रशंसा। अक्रंद। साक्षात्य अवाच्य अर्थ का स्फुट कथन। मनोरथ। हृदयस्थ भाव का प्रदर्शन। आख्यान। पूछे या ना पूछे गए अर्थ का निर्णय। याचना। प्रारंभ में क्रोध तथा अंत में हर्ष उत्पन्न करने वाला वाक्य। प्रतिषेध। विपरीत बात को रोकना। प्रश्चा। प्रश्न उठाते हुए प्रतिपादन। दृष्टांत। उदाहरण देकर समझाना। निर्भासन। अनेक युक्तियों वाला अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला वाक्य। संशय। निर्णय ना हो पाना। आशी। मनोरथ समुद्भव या शास्त्र समुद्भव शुभाशंसा। प्रतियोक्ति। प्रिय लगने वाला वचन। कपट। छल पूर्ण युक्ति। क्षमा। क्रोधजनक वाक्यों में भी क्रोध ना होना। प्राप्ति। एक अवयव देखकर अवयवी का ज्ञान। पश्चाताप। अकार्य करने, कार्य न कर पाने का पछतावा। अर्थानुवृत्ति। दूसरे के अनुकूल चलना। उपपत्ति। दोषों का शमन। युक्ति। परस्पर अनुकूल अर्थों में संबंध बिठाना। कार्य। दोष हटाकर गुण को कथ्य से जोड़ना। अनुनीति। स्वार्थक मधुर वाक्यों को क्षमा कर कहना। परिवेदन। अन्य के दोषों को अन्य से जोड़ना। तो ये थे हमारे काव्य लक्षण। अब हम बात करते हैं काव्य के अलंकारों की। काव्य के अलंकार 4 प्रकार के बताए गए हैं: उपमा, दीपक, रूपक, यमक। उपमा के 5 प्रकार बताए गए हैं: प्रशंसा, निद्रा, कल्पिता, सदृशी, किंचिदृशी। यमक के 10 प्रकार बताए गए हैं: पादांतक यमक, कांची यमक, समुद्र यमक, विक्रांत यमक, चकवाल यमक, संदष्टि यमक, पदादि यमक, अम्रेडित यमक, चतुर्यवसित यमक, माला। काव्य के 10 दोष बताए गए हैं: गुणार्थ, अर्थार्थक, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिप्लुतार्थ, न्यायापेत, विषम, विसंधि, शब्दच्युत। काव्य के 10 गुण बताए गए हैं: श्लेष,
प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओजस, पद सौकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति। तो ये था 16वां अध्याय। अब हम बात करते हैं 7वें अध्याय की। 17वां अध्याय पाठ्यगुण। 7 स्वर, 3 स्थान, 4 वर्ण, 2 प्रकार के कांकु, 6 अलंकार तथा 6 अंग ये पाठ्यगुणों में आते हैं। 7 स्वर ये हैं षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत तथा निषाद। इनका उपयोग रस की दृष्टि से इस प्रकार होता है: हास्य और श्रृंगार में मध्य तथा पंचम, वीर, रौद्र और अद्भुत में षड्ज तथा ऋषभ तथा करुण रस में गंधार और निषाद तथा भयानक सहित बीभत्स रस में दैवत का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य के उच्चारण के 3 स्थान हैं: छाती, कंठ तथा सिर। इन स्थानों में स्वर व कांकु का प्रयोग होता है। पाठ्य के प्रयोग में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कंपित ये 4 प्रकार के वर्ण काम में आते हैं, जिसके आधार पर कांकु भी 2 प्रकार के होते हैं: साकांक्ष और निराकांक्ष। साकांक्ष कांकु तार से आरंभ कर मंद्र में अंत होती है। अर्थ की इसमें अपूर्णता रहती है। इसमें वर्ण और अलंकार का निर्वाह अधूरा होता है तथा कंठ और वक्ष इन 2 स्थानों से ये प्रवृत्त होती है। निराकांक्ष कांकु में अर्थ की पूर्णता रहती है। वर्ण और अलंकार का इसमें पूरा निर्वाह होता है। इसका स्थान सिर है तथा मंद्र से प्रारंभ कर तार तक इसे ले जाया जा सकता है। पाठ के 6 अलंकार बताए गए हैं। इन अलंकारों की व्याख्या करते हैं। उच्च सिर के स्थान से उत्पन्न तार स्वर वाला होता है। इसका प्रयोग दूरस्थ व्यक्ति से संवाद, विस्मय, कहा सुनी, दूर से पुकारना, डराना आदि में होता है। दीप्त। दीप्त भी सिर स्थान से उत्पन्न होता है, पर इसका स्वर तारतर होता है। आक्षेप, कलह, विवाद, अमर्ष, चीखना और जोर से चीखना, क्रोध, शौर्य, तीखा या रूखा बोलना, रोना इसमें ये युक्त होता है। मंद्र। मंद्र नामक अलंकार वक्ष के स्थान से उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग वैराग्य, ग्लानि, चिंता, उत्सुकता, दीनता, बीमारी, शस्त्रों के गहरे घाव, बेहोशी, नशा या गोपनीय बात या शब्द बताने में होता है। नीच। नीच अलंकार भी वक्ष स्थानीय होता है, पर ये और धीमे स्वर में रहता है। ये स्वाभाविक बातचीत, बीमारी, शांति, श्रम, दुखी, डरे गिरे या मूर्छित को बताने में प्रयुक्त होता है। द्रुत। द्रुत नामक अलंकार कंठगत होता है। इसका प्रयोग शीघ्रता से किया जाता है। इसमें दुलारना, पुचकारना, भय, शीत, ज्वर, त्रास आदि से अत्यावश्यक कार्य बताने में करते हैं। विलंबित। विलंबित नामक अलंकार भी कंठ स्थानीय है। ये थोड़ा मंद्र लय में प्रयुक्त होता है। अब हम पाठ्य के अंग की बात करते हैं। विच्छेद, अपर्ण, विसर्ग, अनुबंध, दीपक, प्रशमन। विच्छेद विराम से होने वाला विच्छेद है। अपर्ण लीला से युक्त मधुर कोमल स्वर से रंगशाला को भरते हुए जब पाठ किया जाता है तो अपर्ण होता है। विसर्ग वाक्य की पूर्ति विसर्ग है। अनुबंध शब्दों के बीच में विच्छेद न होना अनुबंध है। दीपन जब पाठ तीनों स्थानों से उच्चारित होकर क्रमशः बताया जाए तो ये दीपन है। प्रशमन तार स्वर को बिना बेसुरा किए नीचे उतार लाना प्रशमन है। तो ये थे हमारे तीनों अध्याय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।